आगे देखते हैं जी। अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ की बात हो, पहले हमने ऑर्डिनरी साधारण लॉ की बात की थी, कानून की बात की थी। अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ की बात हो तो फिर हमको कौन कौन सी क्या है प्रोटेक्शन है। प्रोटेक्शन फॉर अरेस्ट और डिटेंशन अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। ये वाली प्रिवेंशन प्रोटेक्शन है जो इज अवेलेबल टू बोथ सिटीजन्स एज वेल एज एलियंस। ये क्वेश्चन कई बार आता है तो हमारे मन में आएगा, देखो जी प्रिवेंटिव डिटेंशन है तो प्रोटेक्शन अवेलेबल है, सिर्फ सिटीजन को ही होगी, फॉरेनर्स को नहीं, पर ये सिटीजन्स और एलियंस दोनों को उपलब्ध है। तो क्या क्या है जी प्रोटेक्शन, क्या क्या प्रोविजंस है। मैक्सिमम डिटेंशन पीरियड इज 3 मंथ्स। अधिक से अधिक अगर आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अधीन जेल में भेजा गया है तो अधिक से अधिक 3 महीने तक रख सकते हैं। एट ए टाइम एक बार में 3 महीने तक रख सकते हैं आपको जेल के अंदर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंतर्गत। इट कैन बी एक्सटेंडेड इफ एन एडवाइजरी बोर्ड, अगर एक बोर्ड बने, एडवाइजरी बोर्ड बने, वो रिकमेंड करे, हाँ भाई देयर इज सफिशिएंट कॉज फॉर एक्सटेंडिंग द डिटेंशन, भी जेल में डालना जरूरी है, हमारे पास काफी इस चीजों के क्या है प्रमाण है कि इसका जेल के अंदर ही बने रहना सही है, सफिशिएंट कॉज हो, ठीक, फॉर एक्सटेंडिंग द डिटेंशन। द डिटेन्यू शुड बी कम्युनिकेटेड द ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन, जिसको आपने जेल में रखा है इस लॉ के अधीन, तो उसको बताओ भी आपको हम प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंतर्गत अंदर डाल रहे हैं, उसको ग्राउंड बताओ भी हमने आपको क्यों अरेस्ट किया है। डिटेन्यू उस पर्सन को जिसको आपने जेल में बंद कर दिया। द डिटेन्यू शुड बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू मेक ए रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट द डिटेंशन ऑर्डर, उसको आपने जेल में डाल दिया, डिटेन कर दिया, पर उसके पास क्या होना चाहिए, अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, अवसर होना चाहिए कि वो अपनी बात रख सके इस ऑर्डर के खिलाफ, ठीक, ये बात होगी। कॉन्स्टिट्यूशनली संवैधानिक रूप से बोथ द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स कैन मेक लॉस ऑन प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन के ऊपर क्या स्टेट लॉ बना सकती है, ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। तो अगर आपको नहीं भी पता तो थोड़ा सोचकर देखना, थोड़ा सोचकर देखना, आप पाओगे हमारे पास मकोका था, है ना, तो गुजरात वाला एक्ट भी काफी न्यूज में था। मकोका में किया क्या है, एम का मतलब महाराष्ट्र, तो ऐसे स्टेट वाले भी, स्टेट लेजिस्लेचर भी प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत कानून बना सकते हैं संवैधानिक रूप से। कॉन्स्टिट्यूशनली बोथ पार्लियामेंट भी और स्टेट लेजिस्लेचर भी, ये दोनों प्रिवेंटिव डिटेंशन के ऊपर कानून बना सकते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया है, हैज आल्सो डिवाइडेड द लेजिस्लेटिव पावर सब्जेक्ट मैटर, ये भी बताया है कि हाँ भाई किस सब्जेक्ट पर सेंटर और किस पर स्टेट ऐसे ऐसे कानून बना सकता है। टू मेक लॉज विद रिगार्ड टू प्रिवेंटिव डिटेंशन बिटवीन द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर्स, ये बात हो गई। पर इसमें एक बात है, देखो ध्यान से, अगर दो सब्जेक्ट मैटर, सब्जेक्ट या मैटर, कोई भी इशू है जो कंसर्न है वो संबंधित है डिफेंस से, फॉरेन अफेयर से, ठीक, और सिक्योरिटी ऑफ इंडिया से, तब इसके ऊपर कौन प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत कानून बना सकता है। इट इज द पार्लियामेंट ओनली हु हैज अथॉरिटी टू मेक ए लॉ ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तो सब्जेक्ट या मैटर संबंधित है, रिलेटेड है डिफेंस से, फॉरेन अफेयर्स से या सिक्योरिटी ऑफ इंडिया से, तब सिर्फ पार्लियामेंट ही कानून बना सकता है, किसके ऊपर, प्रिवेंटिव डिटेंशन के ऊपर। फॉर सब्जेक्ट्स रिलेटेड टू द सिक्योरिटी ऑफ ए स्टेट, अगर स्टेट की सिक्योरिटी का मसला है, द मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, क्योंकि पब्लिक ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर, ये किसका सब्जेक्ट होता है, स्टेट का, ठीक है जी, ये भी बात हो गई।
द मेंटेनेंस ऑफ एसेंशियल सप्लाईज एंड सर्विसेज। एसेंशियल सप्लाईज, जो चीजें कम्युनिटी के लिए, जनता के लिए बहुत जरूरी है, उसकी सप्लाई सुनिश्चित करना। तो ये भी किसका काम है? स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है ना ये सप्लाई का। ठीक, तो इसके ऊपर बोथ द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर्स हैव कंकरेंट पावर। कंकरेंट पावर है, पार्लियामेंट भी कानून बना सकता है और स्टेट लेजिस्लेचर भी कानून बना सकते हैं। ठीक है, टू मेक ए लॉ ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन, ये बात हो गई। एसेंशियल सप्लाई की बात हो, ठीक, पब्लिक ऑर्डर की बात हो, और ये आपकी सिक्योरिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट, ये तीन बातें हो तो पार्लियामेंट और स्टेट दोनों कानून बना सकते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंतर्गत। ठीक है जी, इसको जरा दोबारा पढ़ ले। संवैधानिक रूप से पार्लियामेंट और स्टेट दोनों कानून बना सकते हैं। ठीक है जी, संविधान में सब्जेक्ट मैटर की डिवीजन भी है। ठीक है जी, पर अगर इशू है संबंधित डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और सिक्योरिटी ऑफ इंडिया से, तो कौन बना सकता है? सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट बना सकता है कानून, ये बात हो गई। और कुछ मुद्दों पर पार्लियामेंट और स्टेट की कंकरेंट पावर है, वो कौन कौन से हैं? सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर और मेंटेनेंस ऑफ एसेंशियल सप्लाईज एंड सर्विसेज। तो इसके ऊपर कौन कर सकता है? बोथ पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर्स हैव कंकरेंट पावर्स, दोनों कानून बना सकते हैं, ये बात हो गई। आगे ना कुछ हम लॉ देख लेते हैं पार्लियामेंट के, जो प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत बनाए गए हैं। प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज मेड बाय पार्लियामेंट, ये डिफरेंट प्रकार के कानून है जिसमें डिफरेंट प्रकार की प्रोविजंस होती हैं। भी स्टेट क्या क्या कर सकता है, कौन कौन सी कंडीशंस पर क्या क्या कर सकता है, तो बस हमने ऊपर ऊपर से देखना है। प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट बनाया 1950 में, ठीक, जैसे 9 साल में, ये 19 साल में एक्सपायर हो गया था 1969 में। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट मीसा बनाया 1971 में। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट बना, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट बना 1980 में। ठीक है जी, और इसी प्रकार ब्लैक मार्केटिंग के खिलाफ एक्ट बना। टाडा बना था, टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, टाडा 1985 में। ठीक, इसी प्रकार ये देखिए पोटा बना था, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, पोटा। ठीक, होगा क्या ना कि जब आप करंट अफेयर्स पढ़ोगे तब गुजरात वाला एक्ट या किसी और स्टेट ने अगर एक्ट बनाया है तो उसके बारे में न्यूज आएगी तो थोड़ा बैकग्राउंड भी आएगा, तब आपने और डिटेल से पढ़ लेना, तब वो वाला एक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, जहां हम सारे के सारे नहीं पढ़ने होते, ठीक है, बस ऊपर ऊपर से देख लेने हैं, और जो करंट अफेयर्स में एक्ट चल रहा है उसको जरा ध्यान से देखना है। ठीक है जी, ये भी एक बात है कि वर्ल्ड लेवल पर ना किसी और डेमोक्रेटिक कंट्री में ऐसा नहीं है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ वाली प्रोविजन अपने ही संविधान में दे दी हो, पर इंडिया ने क्या किया है? इंडिया एक ऐसी डेमोक्रेसी है जिसने प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के साथ संबंधित प्रोविजंस है जो उसको अपने संविधान का ही पार्ट बना दिया, संविधान में ही ये चीजें दे दी। तो ये थोड़ी हैरानी की बात है, क्योंकि प्रिवेंटिव डिटेंशन प्रोविजंस क्या है? सरकार को, स्टेट को, है ना, सरकारों को हक देती है कि वो बिना शक के आधार पर ही आपके खिलाफ एक्शन ले सकती है, आपको क्या है, जेल में डाल सकती है, डिटेन कर सकती है। ठीक, तो ये इंडिया में है और वर्ल्ड की डेमोक्रेटिक कंट्रीज में नहीं है। ये क्या कि संविधान में ही दे दिया हो ऐसी बातें, हमारे ये संविधान में मेंशन है, इसका मतलब स्टेट ज्यादा पावरफुल बन गया। ओके जी, आगे है जी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ राइट, अधिकार। ठीक, एक्सप्लॉयट करना समझते हो? देख लेना इसका हिंदी मतलब मतलब किसी को एक्सप्लॉयट करना, किसी को लूटना, है ना, नेगेटिव है शब्द ये। पहला है जी इसमें प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर। आपने ये सारे जो लॉ है, ये सॉरी राइट्स है, इनको याद करना है। पहले तो इनके हेडिंग आपको पता होने चाहिए। स्टेट लेवल एग्जाम पर क्या है, आपको हेडिंग जरूर आनी चाहिए।
अच्छा जी, तो कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 23 क्या कहता है कि जो ह्यूमन बीइंग है, इंसान की, आपने क्या करनी है? तस्करी नहीं करनी, ट्रैफिकिंग नहीं करनी, इनकी खरीद फरोख्त नहीं करनी और इनसे फोर्स्ड लेबर नहीं करवानी। फोर्स्ड लेबर मतलब जबरन जबरन मजदूरी। जबरन मजदूरी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपने इनके ऊपर डंडा रखा है, आपने इनको कंपेल किया है, आपने इनको फोर्स किया है, सिर्फ लिटरल मीनिंग मत लो। इसका मतलब ये भी है कि आपने कंडीशन ऐसी पैदा कर दी कि सामने वाला फोर्स्ड हो गया, ठीक, आपके मजदूरी करने के लिए। पढ़ते हैं। दिस आर्टिकल प्रोहिबिट्स, क्या प्रोहिबिट करता है? ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग की आप तस्करी नहीं कर सकते, इनको खरीद फरोख्त नहीं कर सकते, इनको बेच नहीं सकते, इनको खरीद नहीं सकते, बेगार नहीं कर सकते, बेगार बेगार नहीं कर सकते आप। बेगार होती है जी फोर्स्ड लेबर, बेगार होती है फोर्स्ड लेबर। आपने इसके एग्जांपल देख रहे थे पहले। होता क्या ना, भारतवर्ष में क्या था, जैसे जमींदार वगैरह होते थे तो वो जो दूसरे मजदूर वगैरह से बिना उनको पैसे दिए अपने खेतों में काम करवाते रहते थे। बहाना क्या होता था कि हाँ भी तुम्हारे बाप दादा ने हमसे कर्जा लिया था, अभी तक चुकता नहीं किया, ऐसे बहाने होते थे। तो इसलिए वो क्या करते थे, मजदूर उनके खेतों में काम करते थे पर उनको पेमेंट नहीं मिलती थी, उसे कहते थे बेगार। एंड अदर फॉर्म्स ऑफ फोर्स लेबर, बेगार भी हो सकती है और कोई और फोर्स लेबर के दूसरी प्रकार, जैसे जैसे देवदासी प्रथा या स्लेवरी सिस्टम, दासी प्रथा। देवदासी समझते हो? देवदासी हमारे देश में एक प्रथा थी, अभी भी इसका डॉक्यूमेंट है, भी हाँ भी अभी भी चल रही है ये प्रथा। तो इसमें क्या होता है कि जो लड़कियां होती हैं ना, वो दान कर दी जाती हैं किसी धार्मिक स्थान को, मोस्टली मीन किसी मठ में ऐसे। तो वहां पर फिर क्या है कि ये सारी उम्र वहीं पर अपना जीवन गुजारती है। इसके ऊपर आप डॉक्यूमेंट्री वगैरह या आर्टिकल्स वगैरह पढ़ना, तो ये रिपोर्ट पाई गई थी कि कैसे मीन इनके साथ गलत काम होता है। तो ये वो क्या है, देव कहा तो इनको ये जाता है कि ये देव की दासी हैं, भगवान की दासी, पर है पूरी उम्र इन्होंने एक हिसाब से उसी मठ में गुजारनी होती है, उसी धार्मिक स्थान में गुजारनी होती है सेवा करते हुए। तो ये भी एक प्रकार की फोर्स्ड लेबर है और इसके बारे में डिटेल आपने देखनी है यूट्यूब में। तो बेगार क्या है, कंपलसरी वर्क करना है आपने विदाउट रिम्यूनरेशन या पेमेंट, आपको पेमेंट नहीं मिलेगी, आपने काम करना है पर आपको पेमेंट नहीं मिलेगी। इसमें देवदासी और स्लेवरी सिस्टम भी आ जाता है, दासी प्रथा और देवदासी प्रथा, ठीक है जी। अंडर दिस प्रोविजन, अब इस ये तो संविधान में चीजें मेंशन थी ना, अब पार्लियामेंट ने क्या किया कि इसको अमली जामा पहनाने के लिए कई कानून बनाए। तो पार्लियामेंट ने कौन कौन से कानून बनाए देखो, द इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट, है ना, ट्रैफिक तस्करी नहीं करनी, इसके खिलाफ कानून बना दिया। बॉन्डर लेबर सिस्टम अबॉलिशन एक्ट, बॉन्डर लेबर के खिलाफ आपने एक्ट बना दिया पार्लियामेंट ने। मिनिमम वेजेस एक्ट बना दिया, भी अगर काम करते हैं तो कम से कम न्यूनतम मिनिमम वेजेस आपको मजदूरी जरूर मिलनी है। कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट भी आया, भी ताकि कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सप्लॉयटेटिव ना हो। एंड इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट, ठीक, ये एक्ट वगैरह, ये कानून वगैरह बने। इक्वल रिम्यूनरेशन का मतलब क्या होगा जरा सोच के देखो, भी एक ही काम के लिए आपने अलग अलग पेमेंट नहीं देनी, लड़का लड़की को, मेल फीमेल को, ऐसा कुछ। अच्छा जी, पर सरकार ने कुछ एक्सेप्शन भी दिए हैं, कुछ एक्सेप्शन भी हैं इनके ऊपर संविधान में ही, संविधान ने, सॉरी सरकार ने नहीं, संविधान ने कुछ एक्सेप्शन भी दिए हैं। वो क्या है, द स्टेट कैन इम्पोज कंपल्सरी सर्विस फॉर पब्लिक पर्पसेस, ये एक बात है, ये भी एक प्रकार की फोर्स्ड लेबर है। इसमें क्या है कि जो स्टेट है, सरकार चाहे तो क्या कर सकती है, आपके ऊपर कंडीशन लगा सकती है कि आपने कंपल्सरी सर्विस देनी है, किसके लिए, पब्लिक पर्पस के लिए। पब्लिक पर्पस क्या हो गया, कुछ सरकारी काम या आम जनता के हित के लिए कोई काम, या हम कह ले पब्लिक पर्पस जो सबके लिए है। एग्जाम्पल देखो इसकी, फिर समझ लगेगी। कोई सोशल सर्विस करनी है समाज के भले के लिए, या मिलिट्री सर्विस है,
जैसे सरकार कह सकती है कि हर एक परिवार में से एक बच्चा मिलिट्री में सर्विस देगा। वो कह सकती है कि आप जिंदगी के 3 साल मिलिट्री में गुजारोगे, ऐसे कह सकती है सरकार। ऐसे कानून बना सकती है, ऐसी प्रोविजन ले सकती है, ले आ सकती है। पर ये वाली अगर प्रोविजन आती है ना, तो ये डिस्क्रिमिनेटरी नहीं होनी चाहिए, ये सबके लिए होनी चाहिए। द स्टेट इज नॉट बाउंड टू पे फॉर दीज सर्विसेज, ये भी है। बिना पैसे स्टेट ये भी कर सकती है कि आपको पैसा ना दे कोई, ठीक। नॉट बाउंड, उनके ये वादे नहीं है स्टेट कि आपको पे करे ऐसी सर्विसेज के लिए, ठीक। पर द स्टेट कैन नॉट मेक एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ ये कौन से ग्राउंड मेंशन किए हैं, मतलब स्टेट रिलीजन के आधार पर, रेस नस्ल के आधार पर, कास्ट जाति के आधार पर या क्लास के आधार पर, इन 4 आधारों पर, ओनली सिर्फ इन 4 आधारों पर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती वाइल इम्पोजिंग सच सर्विस। ये बात इंपॉर्टेंट है भी, ऐसा नहीं है कि एक धर्म के लोगों को कह दिया कि आप मिलिट्री में सर्विस दो। अगर ऐसा नहीं कर सकती, सबको ये सबके लिए होगा रूल। अगर सेवा करनी है तो सभी धर्म, जाति, नस्ल और क्लास के लोगों से करवानी है। ये है कंडीशन, पढ़ लेना आपने। आगे है जी प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एक्सेट्रा। जो बच्चे हैं उनको आप फैक्ट्री या और हजार्डस जगह पर, क्या है हजार्डस मतलब जहां पर काम करना कठिन होता है, जहां पर हेल्थ को इफेक्ट हो सकता है, तो वहां पर क्या है, आप बच्चों की एम्प्लॉयमेंट, बच्चों को रखना एज ए कर्मचारी तो नहीं कहेंगे, सिंपली उनसे काम करवाना मना है। ये संविधान में ही लिख दिया गया है आर्टिकल 24 के अंतर्गत, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज वगैरह। तो आर्टिकल 24 क्या कहता है, द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स, 14 साल के कम बच्चों को आप क्या है, किसी माइन मतलब खान, किसी फैक्ट्री में या कोई अदर हजार्डस एक्टिविटीज में क्या है, काम पर नहीं रख सकते, ठीक है जी। ये किसने कहा, संविधान ने। वहां पर अंडर आर्टिकल 24 के अंतर्गत ये चीज मेंशन है। फिर सरकारों ने क्या किया, इसके तहत कुछ एक्ट बनाए। कौन कौन से एक्ट है, पहला तो है जी हमारा चाइल्ड लेबर एक्ट 1986। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट था, तो बाद में टाइम टू टाइम इसके अंदर अमेंडमेंट भी हुई है। तो ये क्या है, प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन। चाइल्ड लेबर को आपने हटाना है, प्रोहिबिट करना है और रेगुलेट करना है, ठीक है जी। और दूसरा है जी कमीशंस फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट। चाइल्ड राइट की प्रोटेक्शन के लिए कमीशन बनाना, ये वाला एक्ट आया था कब, 2005 में। तो इस एक्ट के अंतर्गत क्या था ना, आपने ये प्रोविजन दी गई कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल कमीशन एंड स्टेट कमीशन, स्टेट लेवल पर और नेशनल लेवल पर चाइल्ड राइट की प्रोटेक्शन के लिए कमीशन बनाए जाए। ये भी बात हुई, क्योंकि कुछ बॉडी होगी ना तो ही तो ढंग से काम होगा। कोई बॉडी होगी तो सीधा कंप्लेंट इनके पास जाएगी और चाइल्ड राइट से संबंधित केसेस का ये निपटारा करेंगे, ठीक। और प्रॉपर फंडिंग का चैनल होगा जहां पर शिकायतें सुनी जाएंगी, चाइल्ड वेलफेयर के लिए ये अपनी रिकमेंडेशंस देंगे। तो बॉडी होने से फायदा होता है, कोई संस्था होने से फायदा होता है, ये बात होगी। तो इसके साथ साथ क्या था, चिल्ड्रंस कोर्ट, चिल्ड्रंस के मुद्दों से, चाइल्ड राइट के मुद्दों से संबंधित इशू को निपटाने के लिए चिल्ड्रंस कोर्ट बने जाएंगे, वर एस्टेब्लिश्ड। इसी एक्ट के तहत चिल्ड्रन की कोर्ट भी बनी फॉर प्रोवाइडिंग स्पीडी ट्रायल ऑफ केसेस रिलेटेड टू चाइल्ड राइट्स। चाइल्ड राइट से संबंधित केसेस का जल्दी से निपटारा, स्पीडी ट्रायल करने के लिए चिल्ड्रंस की कोर्ट भी क्या है, बनाई गई फॉर स्पीडी ट्रायल, ये बात होगी। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही है जी, शुक्रिया जी, नमस्कार।